कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो आज हमारी क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का ये सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे हमारे रिमेनिंग चैप्टर की। इससे पहले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा उससे आगे का चैप्टर और ये इसका फाइनल पार्ट है। आपका 2 वीडियो में एग्जाम पर्पज से आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, द 19th सेंचुरी। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के हम डिस्कस करेंगे द 19th सेंचुरी। इसके अंदर हम देखेंगे लिटरेसी इन यूरोप इन 19th सेंचुरी। इन 19th सेंचुरी के हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी में मास लिटरेसी आने लगी कहाँ पर? यूरोप के अंदर। क्योंकि अब लिटरेसी पहले तो नहीं थी, एजुकेटेड क्लास आई। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वहाँ पे स्कूल सेटअप किए गए थे, जिसकी वजह से अब इससे ब्रिंगिंग ऑफ न्यू रीडर्स अमंग चिल्ड्रंस, वेमेन एंड वर्कर्स। तो बेसिकली अब यहाँ पे नई रीडिंग क्लास एमर्ज हुई, जिसमें चिल्ड्रंस भी थे, वेमेन्स भी थे और वर्कर्स भी थे। अब यहाँ पे आता है हमारा चिल्ड्रन, वेमेन एंड वर्कर्स। चिल्ड्रन, वेमेन एंड वर्कर्स, जिसमें हम देखते हैं लेट 19th सेंचुरी। सबसे पहले तो चिल्ड्रंस के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि प्राइमरी एजुकेशन बिकम अ कंपलसरी, की छोटी क्लास जो है आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सबके लिए कंपलसरी कर दी गई। अब ऑब्वियस बात है, जब कंपलसरी कर ही देगी तो उसके लिए हमें नोटबुक, वर्कबुक चाहिए होगी। तो चिल्ड्रन बिकम एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। तो चिल्ड्रंस क्या बन गए? एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन गए, किसके? रीडर्स के। 1857 के अंदर चिल्ड्रंस प्रेस क्या कर दी गई? सेटअप कर दी गई। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। इसमें पब्लिश की जाती थी न्यू एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स एंड फॉक टेल्स। तो बेसिकली यहाँ पर कि न्यू फेरी टेल्स और जो भी हमारी जो फॉक टेल्स हुआ करती थी उनको यहाँ पे पब्लिश किया जाता, चाहे वो न्यू हो चाहे ओल्ड हो। इसी के चलते यहाँ पर अब ग्रिम ब्रदर्स जो थे, उन्होंने जर्मन के जो थे, उन्होंने अब ये ट्रेडिशनल फॉक टेल्स क्या थी इकट्ठा करना शुरू करा। किसके? पीजेंट से। और 1812 के अंदर उन्होंने अपने कलेक्शन को क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया। जब उन्होंने अपने कलेक्शन को पब्लिश कर दिया तो चिल्ड्रंस एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रंस अब ज्यादा रीड करने लगे थे। और जब चिल्ड्रंस यहाँ पे रीड करेंगे तो इसी वजह से अब कंपलसरी भी कर दी गई थी एजुकेशन, और जिसकी वजह से अब यहाँ पर एक नया एजुकेशन क्लास के अंदर चिल्ड्रंस का एक इंपॉर्टेंट रोल था। विमेन बिकम इंपॉर्टेंट एज रीडर। तो बेसिकली विमेन भी क्या थी, क्योंकि सेकंड कैटेगरी हमें पता ही, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विमेन के बारे में। तो विमेन एक इंपॉर्टेंट रीडर्स थे। इसमें ये क्या रीड किया करते थे? मैगजीन स्पेशली मीन फॉर वुमेन, जो कि वुमेन्स के लिए होती थी। जैसे कि आप लोग जानते हो कि वुमेन्स के लिए यहाँ पे कुछ मैगजीन प्रिंट की जाती थी, जिनके अंदर बताया जाता था कि अपने घर को किस तरह से डेकोर किया जाए, घर को कैसे मैनेज किया जाए, घर में किस तरह से डिशेज बनाई जाए। 19th सेंचुरीज के अंदर नॉवेल्स भी क्या हो गई? लिखना चालू हो गई। अभी नॉवेल्स जो होती थी, इसमें कुछ जो नॉवेलिस्ट थे, जिसमें आप देखोगे जो नॉवेलिस्ट, जो विमेन नॉवेलिस्ट थे, जिनमें जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट, ये कुछ उस टाइम पे फेमस नॉवेलिस्ट थे। अब बाद में इनकी जो राइटिंग होती थी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। रीजन क्या था इनकी राइटिंग का इंपॉर्टेंट मानने का? क्योंकि ये डिफाइन करते थे अ पर्सन की विद विल को, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी को, डिटर्मिनेशन को एंड द पावर ऑफ थिंकिंग को, जिसकी वजह से ये जो नॉवेल्स थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई थी। लेकिन अभी हमने बात करी चिल्ड्रंस की, अभी हमने बात करी वेमेन्स की, अब हम बात करेंगे लेबर की। तो यहाँ पर अब लैंडिंग लाइब्रेरीज थी, मतलब किराए पर बुकें मिल जाया करती थी। अब ये यहाँ पर 17th सेंचुरी में एग्जिस्ट कर जाती हैं। लैंडिंग लाइब्रेरीज यहाँ पे इंग्लैंड में स्टार्ट की गई थी, क्योंकि अब एजुकेटेड जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स हुआ करते थे, आर्टिसंस हुआ करते थे, एक्सेट्रा जो थे, इनके लिए ये लैंडिंग लाइब्रेरीज स्टार्ट की गई थी। आफ्टर द वर्किंग डे, जब भी उन्हें अपने काम के दिन से छुट्टी मिलती या समय मिलता, तो वर्कर हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो बेसिकली अब यहाँ पर जो वर्कर्स थे, उनको जो खाली टाइम मिलता तो अपनी नॉलेज को एनहेंस किया करते थे, इंप्रूव किया करते थे अपने एक्सप्रेशंस को। दे रॉट पॉलिटिकल एंड ऑटोबायोग्राफी इन अ लार्ज नंबर। तो वो क्या करते थे यहाँ पे? पॉलिटिकल और ऑटोबायोग्राफीज को लार्ज नंबर में लिखा करते थे। अगला आता है फर्दर इनोवेशंस। अब ये फर्दर इनोवेशंस थे क्या? इन फर्दर इनोवेशन में हमें देखने को मिलता है कि लेट 18th सेंचुरीज के अंदर सबसे पहले प्रेस जो थी, जो पहले वुड ब्लॉक का यूज किया जाता था, अब ये किसकी? मेड आउट ऑफ मेटल। अब ये मेटल की बनाई जाने लगी। 19th सेंचुरीज के अंदर जो इनोवेशन हो रहे थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो ध्यान रखना ये सीक्वेंस है। तो 18th सेंचुरी के अंदर सबसे पहले मेटल की बनी, 19th सेंचुरीज के अंदर इनोवेशन हुए। मिड 19th सेंचुरी के अंदर रिचर्ड एम हो थे,
जो कि न्यूयॉर्क में एक पावर सिलेंड्रिक प्रेस को इन्वेंट करते हैं, जिसकी कैपेबिलिटी क्या थी कि प्रिंटिंग कर सकती थी 8000 शीट्स पर आवर। तो ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि ये न्यूयॉर्क के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस, सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की गई थी, जिसकी कैपेबिलिटी थी 8000 शीट्स पर आवर की। लेट 19 सेंचुरीज के अंदर अब जो प्रिंटिंग थी अब वो 6 कलर्स की आने लगी, कि अब जो प्रिंटिंग थी अब उसके अंदर और इनोवेशन हो रहे हैं। तो अब पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट था, अब वो 6 कलर को क्या कर सकती थी, एट अ टाइम प्रिंट कर सकती थी। 20th सेंचुरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिकली प्रेस इन्वेंट की गई, और जब इलेक्ट्रिकली प्रेस आई तो उससे एक्सेलरेट मिल गया किसको, प्रिंटिंग को, क्या प्रिंटिंग और स्पीडली की जाने लगी। 19th सेंचुरीज के अंदर अब पीरियडिकल सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हुआ करती थी, कि बेसिकली अब पीरियडिकली साप्ताहिक मैगजीन आने लगी। मतलब मैगजीन के अलावा मतलब इंग्लैंड के अंदर जो पॉपुलर वर्क हुआ करता था वो भी चीप सीरीज में बेचा जाता है। ये जो सीरीज होती थी, सस्ती सीरीज, चीप सीरीज, इसी को क्या कहा गया है, शिलिंग सीरीज कहा गया है। क्या कहा गया है, शिलिंग सीरीज कहा जाता था। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हो, आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 3 में भी दोबारा पढ़ा, अब यही चीज चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ रहे हो। क्या 1930s का जो टाइम पीरियड था वो कैसा था, ग्रेट डिप्रेशन टाइम, जो कि 1930s में। अब जब उससे पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ा था तो यहाँ के जो लोग थे, बेसिकली सेलर जो थे, उनको भी अब थोड़ा सा रियलाइज होने लगा, उनको एक थोड़ा सा डर सा लगने लगा। डर क्या था कि पब्लिशर फियर अ डिक्लाइन इन अ बुक परचेजेस। तो उन्हें ये लगने लगा कि हम प्रिंटिंग तो कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर अपने प्रिंटिंग को लेके तो जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो बायर हैं वही अब बुकें खरीदना बंद कर दे। तो ऐसा ना हो, लेकिन उन्हें क्या था, इस चीज का डर था। फिर अगला आता है हमारा इंडियन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अब हम देखेंगे, अभी तक तो हम देख रहे थे अलग अलग जगह पे इन्वेंशन हो रहे हैं, प्रिंटिंग आ रही है, लेकिन अभी तक यूरोप पे थे। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के अंदर भी तो कुछ रहा होगा। इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया के अंदर में पता चलता है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, कि प्रिंट से पहले क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, अरबिक, पर्शियन। तो इंडिया का बहुत पुराना कल्चर रहा है, क्योंकि पहले के टाइम पर क्या होता था, इंडिया के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, अलग अलग चीजों पे लिखा करते थे। इसी वजह से ये हैंड रिटन हुआ करती थी, जो कि संस्कृत, अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीफ। तो ये पाम लीफ पर क्या करा जाता था, उसको कॉपी किया जाता था, और हैंडमेड पेपर पर भी इसको लिखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट अगर देखें तो हाईली एक्सपेंसिव हुआ करती थी, और ये फ्रेजाइल हुआ करती थी। एक्सपेंसिव और फ्रेजाइल हुआ करती, क्योंकि इसको आसानी से कमजोर इसलिए माना जाता है क्योंकि आसानी से इसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था। जैसे पुराना अगर किसी लीव पर लिखा हुआ है तो वो पत्ता जो था वो अगर मान लो टाइम के साथ क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा, और एक टाइम बाद वो टूटने की कगार पर आ जाता था। तो इस वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हुआ करती थी, क्योंकि इसको लिखने वाले बहुत कम थे, और फ्रेजाइल भी थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर नॉट वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ। ऑब्वियसली बात है, जब एक्सपेंसिव है तो उसको आसानी से तो कोई डेली लाइफ के लिए यूज नहीं कर पाएगा। टीचर्स क्या करते थे, डिक्टेट किया करते थे, जो भी उन्हें टेक्स्ट पढ़ाना होता है डिक्टेट करते थे, क्योंकि उनको वो जो क्या था, उनकी मेमोरी में वो चीज सेट थी, और स्टूडेंट उसी चीज को लिखा करते थे। क्योंकि पहले के जो टीचर्स हुआ करते थे, या फिर अगर हम बात करें तो जो एजुकेटर हुआ करते थे, तो उनके टिप पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी। जैसे कि अगर किसी को वेद पढ़ाने, तो वेद में ए से लेकर जेड तक सारी इंफॉर्मेशन उन्हें क्या होगी, टिप पर होगी। इसी के चलते स्टूडेंट भी क्या करते थे, जब टीचर वो लेक्चर डिलीवर किया करता था तो उसी को वो भी लिखा करते थे। स्टूडेंट लिखा करते थे, टीचर जब उन्हें वो चीज डिलीवर किया करते थे। अब प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब इंडिया के अंदर प्रिंट कैसे आया, अभी तक तो हमने बात करी इसका एज ऑफ प्रिंट से पहले का टाइम पीरियड क्या था। अब प्रिंट कैसे आया, इसमें भी हमारा थोड़ा सीक्वेंस है, वो देखेंगे। मिड 16th सेंचुरी के अंदर देखे तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस आई, जो कहाँ आई थी, गोवा में आई थी। कौन लाया था, पोर्तुगीज मिशनरीज लाए थे। 1674 के अंदर अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटिंग इन कोंकणी और कन्नड़ा लैंग्वेज, जिसकी वजह से 1579 के अंदर कोचीन के अंदर कैथोलिक प्रीस्ट क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं फर्स्ट तमिल बुक। 1713 के अंदर कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंट करते हैं फर्स्ट मलयालम बुक, और 1710 के अंदर डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज प्रिंट करते हैं 32 तमिल टेक्स्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है हमारा, प्रिंटिंग कैसे आया, कि प्रिंटिंग इंडिया के अंदर इंडिया के लोग नहीं लाए, फॉरेनर आए और वो इंडिया के अंदर यहाँ पर प्रिंटिंग बुक लेके आए।
जिसके चलते हुए अब एक और थे यहाँ पर ब्रिटिशर्स, जो कौन थे 1780s के अंदर, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये क्या करते हैं, बंगाल गजट क्या करते हैं, वीकली मैगजीन इंट्रोड्यूस करते हैं ये। और वहीं पर गंगाधर भट्टाचार्य, ये भी बंगाल गजट सेम नाम से ही क्या करते हैं, अपना वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 1780s के अंदर जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट क्या था, मैगजीन थी, क्या थी, मैगजीन थी। और वहीं पर गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट क्या करा, वीकली न्यूज़पेपर था, क्या था वो, वीकली न्यूज़पेपर था। तो आपको ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ध्यान रखना मैगजीन, और इंडियन पर्सन गंगाधर भट्टाचार्य न्यूज़पेपर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। क्या आ रहा है हमारा, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। अब ये रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट था क्या। अब प्रिंटिंग आएगी तो ऑब्वियस सी बात है सब तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ ने रिजेक्ट भी किया, ये आप ऑलरेडी लास्ट वाले पार्ट में पढ़ चुके हो। इसी के चलते हुए अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर डिबेट अराउंड द रिलीजियस इश्यूज की डिबेट जो आती है वो रिलीजियस इश्यूज के आसपास ही देखने को मिलती है। क्रिटिसाइज किया जाता है जो भी प्रैक्टिसेस और कैंपेन की जाती है फॉर रिफॉर्म्स, जो भी उस टाइम पे प्रैक्टिसेस चलती थी रिलीजियस से रिलेटेड उसको क्रिटिसाइज किया गया, और कैंपेन चलाई गई किसको लेकर, रिलीजियस रिफॉर्म को लेकर। जिसकी वजह से अब पब्लिक ट्रैक जो हुआ करते थे या न्यूज़पेपर हुआ करते थे तो उसको स्प्रेड किया गया, और जो आइडियाज थे अब लोगों तक पहुंचाया गया। जब लोगों तक वो आइडिया पहुंचे तो जनरेट होता है डिस्कशन एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द पब्लिक। अब बेसिकली अब ऑब्वियस बात है कोई आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन देगा तो उसके भी आप पहले आपको वन साइड पता था, अब आपको दूसरी साइड भी पता है, तो आप उस पर क्या करोगे, डिस्कशन करोगे, फिर अपने व्यूज भी उस पर एक्सप्रेस करोगे। इसी के चलते 1820s के अंदर एक पर्सन जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय, वो पब्लिश करते हैं अपनी संवाद कुमुदी, संवाद कुमुदी। अब ये जब इन्होंने पब्लिश करी तो पता चलता है कि इन्हीं को अपोज करने के लिए वहां पर जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन थे उन्होंने समाचार चंद्रिका अब प्रिंट करें, और जिसकी वजह से अब जो राजा राम मोहन राय जो अपनी क्या करते थे, ओपिनियन दिया करते थे संबंध कुमुदी में, अब वहीं उनको क्रिटिसाइज किया जाता था हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन के थ्रू, जो क्या था, समाचार चंद्रिका। अब 1822 के अंदर अब सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ यही थे, बल्कि और भी कई सारे हमारे पास न्यूज़पेपर थे, जैसे कि पर्शियन न्यूज़पेपर, जिसमें दो थे, एक का नाम क्या था, जामे जहाननामा, और दूसरा था शमशुल अखबार। इसी तरह से गुजराती न्यूज़पेपर जिसमें बॉम्बे समाचार के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन अब जब प्रिंटिंग आई तो प्रिंटिंग से बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा चिंताएं भी सताने लगी, जिनमें थे नॉर्थ इंडिया के अंदर उलेमा की अगर हम बात करें तो डीपली वरीड थे अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी। इनको चिंता थी कि मुस्लिम डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो पब्लिश पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्ट्स एंड प्रिंटेड रिलीजियस ट्रैक्ट एंड न्यूज़पेपर। तो इनको चिंता थी कि भाई हमारा इस्लामिक क्या हो गया, पूरी तरफ से खत्म हो गया तो क्या होगा, तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, पब्लिश करी पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन, किसका, होली स्क्रिप्ट्स का। इसी के चलते कलकत्ता की अगर बात करें तो 1810 के अंदर द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, जो कि 16th सेंचुरी का एक टेक्स्ट था। पहली बार रामचरितमानस को क्या करा गया था, प्रिंट किया गया, जो किसने लिखी थी, तुलसीदास ने की थी। कब, 16th सेंचुरी का एक टेक्स्ट था, लेकिन इसको प्रिंट कब करा गया, 1810, कहां पर, कलकत्ता। लेकिन कलकत्ता की बात करें तो प्रिंट की अगर बात करें तो प्रिंट जो कम्युनिटीज हुआ करती थी, ये क्या करती थी, दो कम्युनिटीज को आपस में कनेक्ट करती थी, एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। अगर एक कंट्री है उसके अंदर अलग अलग जगह पे लोग रह रहे हैं तो उन लोगों को आपस में क्या कर रहा है, प्रिंट कनेक्ट किया करता था, और जिससे अब लोगों को पता चलता था कि वहां के लोग क्या सोचते हैं और उनका कल्चर कैसा है। अब इसी के चलते न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, अब पब्लिकेशन को अलग अलग तरीके से भी, और पहले तो सिर्फ क्या था, न्यूज़पेपर थी, मैगजीन थी, अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें ऐड होने लगी, जैसे कि न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, जैसे न्यूली जो लिटरेसी फॉर्म्स हुआ करते, जैसे कि नोवेल, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसे, ये पॉलिटिकल एंड सोशल मैटर्स पर अब लिखे जाने लगे। एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का ऐड होने लगा तो अब विजुअल इमेजेस भी इसमें ऐड होने लगी, और इनका भी क्या होने लगा, प्रोड्यूस किया जाने लगा। विजुअल इमेज की भी मल्टीपल कॉपीज आने लगी, जिसमें कुछ पेंटर सच एज राजा रवि वर्मा, कौन थे, सच एज राजा रवि वर्मा, प्रोड्यूस करते हैं इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन, किसके लिए, मास सर्कुलेशन के लिए,
जिसमें चीप प्रिंट एंड कैलेंडर्स वर इजिली अवेलेबल इन द बाजार, जिसकी वजह से जो चीप कैलेंडर्स हुआ करते थे और प्रिंट्स हुआ करते थे वो आसानी से बाजार में मिलने लगे। दीज प्रिंट शेप आइडिया अबाउट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन। तो ये बेसिकली ये आइडिया देते थे मॉडर्निटी को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, रिलीजियस को लेकर एंड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी को लेकर। इसमें ये बताया जाता था उनका कल्चर किस तरह से प्रिंटिंग से स्प्रेड हुआ। बाद में बाय द 1870s देयर वर इंपीरियल कैरिकेचर्स नेशनलिस्ट एज वेल एज नेशनलिस्ट कार्टून क्रिटिसाइज इंपीरियल रूल। तो ये क्या करते थे, इंपीरियल रूल को क्रिटिसाइज करते थे। ये क्रिटिसाइज कौन कर रहा था, ये क्रिटिसाइज कर रहे थे यही जो कार्टून हुआ करते थे, कैरिकेचर्स हुआ करते थे। रीजन क्या था इसको क्रिटिसाइज करने का, क्योंकि डायरेक्ट तो क्रिटिसाइज कर नहीं सकते थे वहां पर। अब प्रिंटिंग में भी अभी हम बात करेंगे सेंसरशिप की, जिसकी वजह से अब वहां पे डायरेक्ट आप अपोज नहीं कर सकते। आपको अगर अपोज करना है तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो हमने बात कर न्यू फॉर्म्स आई। अब न्यू फॉर्म्स आई तो भाई यहाँ पे कुछ विमेन भी आई। अब विमेन आई तो विमेन ने भी अब अपना प्रिंटिंग कल्चर स्टार्ट किया। ये कैसे स्टार्ट हुआ, अब लिबरल हस्बैंड एंड फादर ये क्या करते थे, अपने विमेन्स को एजुकेट करने के लिए स्कूल में अब भेजना चालू कर दिया, जिसमें मैनी जर्नल्स कई सारे आर्टिकल्स क्या करे जाते थे, प्रिंट किए जाते थे, एक्सप्लेन किए जाते थे, जिसमें बताया गया था व्हाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड, कि वुमेन को एजुकेट क्यों होना चाहिए। कंजर्वेटिव जो हिंदूज थे, जो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स माइंड वाले थे, उनका माइंडसेट क्या था, जो हिंदूज थे उनका मानना यह था कि लिटरेट गर्ल वुड बी विडो, कि जो पढ़ी लिखी लड़की होगी वो जल्दी ही क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। वहीं पर मुस्लिम्स का क्या मानना था, मुस्लिम कल्चर का मानना यह था कि एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांस, कि जब एक पढ़ी लिखी लड़की जब क्या करेगी, उर्दू के रोमांस को जब पढ़ेगी तो उससे क्या हो जाएगी, वो लड़की करप्ट हो जाएगी। जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों के अंदर ही ये इस तरह का माइंडसेट उस टाइम पर देखने को मिलता था। 1876 जिसमें रसुंदरी देवी 1876 रसुंदरी देवी ऑटोबायोग्राफी, जिनका ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी, अमर जीवन। तो इन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम ये फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो पब्लिश की गई थी कौन सी लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश की गई थी, बंगाली लैंग्वेज में। अब बंगाली लैंग्वेज में सिर्फ यही नहीं बल्कि फ्रॉम 1860s फ्यू बंगाली वुमेन सच एज कैलाश बशीनी देवी रॉट करती है अपनी बुक, जिसमें हाईलाइट करती हैं एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन, कि उस टाइम पर वुमेन्स क्या सोचा करती थी। वहीं पर 1880s के अंदर महाराष्ट्र के अंदर ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई ये लिखते हैं जो पैशनेट थे एंगर अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन स्पेशली विडोज। तो ये बताते हैं कि किस तरह से मिजरेबल क्या थी, कंडीशन थी किसकी, हिंदू वुमेन्स की, स्पेशली विडोज की। अब प्रिंट आया, प्रिंट आने के बाद प्रिंट एंड द पुअर पीपल। अब प्रिंट और पुअर पीपल की क्या कंडीशन थी, वेरी चीप एंड स्मॉल बुक्स, जो बहुत ज्यादा सस्ती और जो छोटी बुकें हुआ करती थी अब मार्केट के अंदर 19th सेंचुरीज के अंदर उसको देखने को मिलती है। और पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप की गई कब, अर्ली 20th सेंचुरी में। अब यहाँ पे लाइब्रेरी स्टैब्लिश कर दी गई। लाइब्रेरी का मेन मोटिव ये था कि भाई कैसे भी करके उनको क्या करा जाए, बुक प्रोवाइड किया जाए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सके। 1871 के अंदर ज्योतिबा फूले, जिनको मराठा ठीक है पायनियर कहा जाता था, जिन्होंने लो कास्ट के लिए बहुत ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट किए थे और मूवमेंट किए भी थे, जो अपनी बुक में लिखती हैं इंजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। किसके बारे में लिखती है अपनी बुक के अंदर, इंजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। उनकी बुक का नाम क्या था, गुलामगिरी। क्या बुक का नाम था, गुलामगिरी। सिर्फ यही नहीं बल्कि 20th सेंचुरी के अंदर B.R. अम्बेडकर महाराष्ट्र, E.V. रामास्वामी नायकर मद्रास, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता था, इन्होंने भी पावरफुल ऑन कास्ट, कि इन्होंने भी किसके ऊपर लिखा है, अब पावरफुली लिखा है, रॉट पावरफुली ऑन कास्ट, कि इन्होंने कास्टिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा, इंपैक्टफुल लिखा। इसके अलावा 1938 के अंदर काशी बाबा कानपुर मिल वर्कर जो लिखते हैं, पब्लिश करते हैं अपने छोटे और बड़े का सवाल। इसके अलावा इनकी पोम जो काशी बाबा एंड सुदर्शन चक्र अनदर, ये कानपुर मिल वर्कर थे, ये कंपाइल करते हैं इन दोनों की पोम को और उसको लिखते हैं किसके अंदर, सच्ची कविताओं में। अब बाय 1930s के अंदर अब बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स सेटअप करते हैं लाइब्रेरीज फॉर एजुकेटिंग देमसेल्फ, कि अपने आप को उन्होंने एजुकेट करने के लिए क्या करा, लाइब्रेरीज यहाँ पर सेटअप की। अब लाइब्रेरी सेटअप की गई, इतनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस आ रही है, प्रिंटिंग में इनोवेशंस हुए,
लेकिन जरूरी थोड़ी ना सभी इस प्रिंट को क्या कर रहे होंगे, अब इक्वली रिस्पेक्ट दे रहे होंगे, कुछ इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे। और जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं अब वो कौन थे, इसी के चलते हुए उन्होंने कोशिश करी कि इस पर क्या करा जाए, कुछ रोक लगाई जा सके। इसी को कहा जाता है प्रिंट एंड सेंसरशिप। क्या कहा गया, प्रिंट एंड सेंसरशिप। बिफोर 1789 द कॉलोनियल स्टेट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी was too concerned with censorship। तो बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पर, ये सेंसरशिप लगाते हैं। 1820s के टाइम पर कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट था वो भी पास करते थे सर्टेन लोग कंट्रोल प्रेस फ्रीडम, की प्रेस फ्रीडम को क्या कर जाए, कंट्रोल किया जाए। ये कब आया, 1820s के अंदर। 1835 के अंदर फेस करा जाता है अर्जेंट पेटिशन। क्या की गई, अर्जेंट पेटिशन की गई। किसने करी थी, बाय एडिटर्स। इनका मानना क्या था कि इनको क्या करा जाए, जो फ्रीडम इनकी ले ली गई है वो फ्रीडम इनको दोबारा दे दी जाए। जिसकी वजह से जर्नल बेंटिक एग्रीड करते हैं रिवाइज प्रेस लॉ, और थॉमस फॉर्मुलेट करते हैं न्यू रूल दैट रिस्टोर देयर अर्लियर फ्रीडम, कि उसको क्या करा जाए, इनकी जो पुरानी जो फ्रीडम थी उनको दोबारा दी जा सके। अब आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 प्रेस फ्रीडम वर, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो प्रेस की जो फ्रीडम थी वो भी उनसे छीन ली गई थी। और 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास। तो ध्यान रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। इसमें था क्या, ये मॉडल था किसके, आयरिश प्रेस लॉ का। इसमें प्रोवाइड करा जाएगा गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स दिए जाएंगे सेंसर रिपोर्ट को लेकर और एडिटोरियल इन द वर्नाकुलर प्रेस के अकॉर्डिंग। जिसकी वजह से व्हेन द पंजाब रेवोल्यूशनरीज वर डिपार्टेड, जिसकी वजह से उनको क्या कर दिया गया था, भेज दिया गया था काला पानी की जेल, जो कि 1907 में था। जो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। अब ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अंडर द डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स, जिसकी वजह से 22 न्यूज़पेपर हैड टू फर्निश सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज के चलते उनको अब वहां पर कुछ फ्रीडम दी गई। ये था हमारा फाइनल पार्ट, जिसके अंदर हमने कवर करी है यूनिट नंबर 4 के बाद जो हमारा चैप्टर था। इसमें हमने बाकी की रिमेनिंग जो हमारी यूनिट्स हैं उनको हमने कवर करा है। इस चैप्टर्स को आप एक बार गो थ्रू करें अपनी बुक से भी, इन नोट्स की हेल्प से, इस वीडियो की हेल्प से आप उस चैप्टर को रीड करें। जब तक के लिए धन्यवाद।